स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने कल पार्ट 6 भी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको दोनों सेक्शन बोले थे कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सेक्शन 65 जो एसई के रिलेटेड और सेक्शन 66 जो एसटी के रिलेटेड है। ठीक है, तो आज जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है वो पार्ट 7 है, जिसमें ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं। और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शन हैं वही डाले हुए हैं। सारे सेक्शन ही डाले, ऑलमोस्ट सारे हैं। एक दो सेक्शन मैंने इसमें ऐड नहीं की जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो वाला हमारा सेक्शन है, इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस आ रहे हैं वो 67 है, 68 है और 69 है। तो ये तीन जो सेक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस रहने वाले हैं। और इन सेक्शन में से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जो जेके पीएसआई का रीसेंट सेकंड टाइम एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इनमें से क्वेश्चन पूछे गए। ऑलमोस्ट 6 से 7 शिफ्ट में से इन तीन सेक्शन में से क्वेश्चन आए थे। आप पेपर भी चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास पेपर होंगे। तो देखिए सेक्शन 67 क्या कहता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JNK-UT का जो विड्रॉवल होगा, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JNK-UT का जो फंड विड्रॉ होगा वो उसका प्रोसीजर किस सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 67 के। जैसे अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें पार्लियामेंट की, तो उससे जो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है वो उसका अप्रूवल कौन देती है, उसका अप्रूवल पार्लियामेंट देती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के अप्रूवल पे वहाँ से फ़ंड विड्रॉ किए जाते हैं। इसी तरह अगर JNK की बात करें तो असम्बली उसका अप्रूव देगी, दिन LG उसको साइन करेगा, तभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ JNK से अमाउंट विड्रॉ होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सेक्शन 67 इसके साथ डील करता है। सेक्शन 68 डील करता है पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ यूटी ऑफ JNK। तो 67 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JNK-UT एंड 68 पब्लिक अमाउंट पब्लिक अकाउंट ऑफ यूटी ऑफ JNK। इसी तरह सेक्शन 69 जो है ये डील करता है कंटीजेंसी फंड ऑफ JNK-UT। जो ये जो फंड होता है कंटीजेंसी, ये एज एन इमरजेंसी फंड यूज़ होता है। ठीक है, इमरजेंसी फंड यूज़ होता है। तो इसके बारे में जो प्रोसीजर है विड्रॉवल वगैरह के बारे में, तो वो सेक्शन 69 डील करता है। ये तीनों सेक्शन आप याद रखेंगे एट एनी हाउ, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सेक्शन 67 किसके साथ डील करता है, या इस तरह पूछे गए हैं कि जो यूटी का फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी कौन सा सेक्शन इसके साथ डील करता है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा सेक्शन 70, ये बारविंग अपॉन दी सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JNK-UT। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी स्टेट्स को या इवन पूरी कंट्री को, जो इंडियन स्टेट है पार्लियामेंट, इनको बारविंग लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो किस किस सिक्योरिटी पे ये बारविंग्स लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे काम्स होते हैं, सोसाइटी एट ए लार्ज जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो वो या कोई वेलफेयर स्कीम होती है जो इनको जल्दी लॉन्च करनी होती है, तो इनके पास फंड्स की कमी होती है। तो ये अपनी सिक्योरिटीज़ क्या करते हैं, सेल करते हैं अपने सिक्योरिटीज़। जैसे RBI एक सोर्स, RBI से ये क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं, अपनी सिक्योरिटी वहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ ये एक्सचेंज वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो अगर अब इनको बारविंग करनी है अपॉन दी सिक्योरिटी या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JNK-UT के जो कंसोलिडेटेड फंड की सिक्योरिटीज़ हैं, उसके बेसिस पे अगर ये बारविंग करेंगे तो उसके साथ कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 70। तो ये तीन सेक्शन प्लस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अब जो नेक्स्ट है सेक्शन 71, फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूटी ऑफ JNK। अब अकाउंट्स की टाइप्स के बारे में ये बेसिकली डील करता है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बस आप इतना याद रखिए, फॉर्म ऑफ अकाउंट से डील करता है। ठीक है, सेक्शन 72, ये जो सेक्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, अकाउंट का ऑडिट किया जाता है, उसके बारे में होता है। ठीक है, दी रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ JNK-UT शैल बी सबमिटेड टू LG। अब देखो, स्टेट के जो अकाउंट्स होते हैं उनका ऑडिट भी कौन करता है, कैग ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो ये कैग जो इनकी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, LG ऑफ यूटी को ये रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, कैग जो भी जिन 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 यूटीज़ के अकाउंट की क्या करेगा, ऑडिट करेगा, और ऑडिट करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी रिपोर्ट रहेगी व्हाट्सएवर, तो वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, LG को, CM को नहीं बल्कि LG को वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो सेक्शन 72 इसके साथ डील करता है। ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन 73,
तो सेक्शन 73 डील करता है किसके साथ, अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन जब होता है किसी भी, जैसे पहले स्टेट में होता था, आई थिंक जब हमारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था कुछ आर्टिकल 93 या 92 था, ये मैं जे के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, आपको अभी इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता था, तो वो इन दो में से कोई एक डील करता था, मुझे अभी पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो इसलिए तब से लगभग 3 सालों से इसको रिवाइज़ भी नहीं किया, देखा भी नहीं है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अब सेम इसी प्रोविजंस पे अगर कभी असम्बली गिर जाती है ना, रिजिग्नेशन, असम्बली रिज़ाइन कर देती है, या किसी वजह से असम्बली में अगर कोलेशन गवर्नमेंट है, एक पार्टी अपनी सपोर्ट वापस ले लेती है, या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो जाता है, असम्बली गिर जाती है बेसिकली, है ना, हुकूमत गिर जाना जिसको कहते हैं, तो उस सिलसिले में जो प्रोविजंस होंगे कि उस टाइम पे कैसे डील होगा, है ना, तो उस टाइम पे कैसे प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे आएगा, तो उसके साथ सेक्शन 73 डील करता है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 73 डील करता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन होगा, फेलियर होगा JNK-UT में, उसके साथ सेक्शन 73 डील करता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है ट्रांजेक्शनल प्रोविजंस में, पहले वाले 3 सेक्शन, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है, और जो सिक्योरिटीज़ पे लेते हैं, और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट, और देन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन जब होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ये है हाई कोर्ट के रिलेटेड। क्या है, हाई कोर्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता चलूँ, जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था तो उस टाइम पे JNK हाई कोर्ट का नाम सिर्फ JNK हाई कोर्ट ही था। ठीक है, ऑल्दो ये कॉमन हाई कोर्ट था किसके लिए, लद्दाख एंड JNK-UT के लिए, जो सेक्शन 75 में बताया गया, लेकिन नाम इसका किस नाम से जाना था, JNK हाई कोर्ट के नाम से। लेकिन 2021 में एक अमेंडमेंट हुई इसी एक्ट में जिसमें इसका नाम चेंज करके रख दिया गया हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख UT, तो ये कॉमन हटा दिया गया। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT एंड लद्दाख UT। ठीक है, आप वेबसाइट पे देख भी सकते हैं, गूगल करेंगे तो सीधा वहाँ चढ़ेगा। तो सेक्शन 75 इसी बारे में कहता है, जिसके बेसिस पे बाद में अमेंडमेंट की गई इसमें। तो सेक्शन 75 क्या बोलता है, जो हाई कोर्ट है JNK का, ये कॉमन हाई कोर्ट रहेगा JNK-UT का और लद्दाख UT का। ठीक है, उसी बेसिस पे फिर इसके नाम रखा गया हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सेक्शन 75(2) का सब सेक्शन 2, सेक्शन 75 का सब सेक्शन 2 मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था इसलिए डाला है। ये क्या कहता है, जो सैलरीज हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी एलोकेटेड अमंग UT ऑफ JNK एंड UT ऑफ लद्दाख ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। अब जो इनकी सैलरीज हैं ये कौन पे करेगा, हाई कोर्ट की जो सैलरीज हैं जजेस की, ये कौन पे करेगा, तो ये दोनों यूटीज़ मिल के पे करेंगी। कैसे, पॉपुलेशन के रेशियो पे। अब जाहिर सी बात है JNK की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो JNK स्टेट के फंड से इनकी सैलरीज ज़्यादा जाएंगी ना, कंसोलिडेटेड फंड से ये सैलरीज पे होती हैं। जज की सैलरीज कहाँ किस फंड से पे होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JNK-UTC हाई कोर्ट की जज की सैलरी पे की जाएंगी। ये आप याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JNK-UT, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनकी सैलरीज पे की जाती हैं। ठीक है, तो अब इनकी सैलरीज शेयर में रहेंगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। ठीक, सेक्शन 76 क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू बार काउंसिल एंड एडवोकेट्स। अब देखिए, सेक्शन 75 जो बार काउंसिल होती है कोर्ट्स में उसके रिलेटेड है और एडवोकेट्स के रिलेटेड है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन नहीं रहने वाला है। सिर्फ सेक्शन 75 और 75 सब सेक्शन 2 आप याद रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 77 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर होगा कॉमन हाई कोर्ट में उसके रिलेटेड है, तो इसमें आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी नहीं है, नहीं पूछेंगे। तो अलबत्ता ये पहला वाला सेक्शन 75 का सब सेक्शन ये जो 1 है और सब सेक्शन 2 ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं पार्ट 9 पे। पार्ट 9 किस बारे में बोलता है, एडवोकेट जनरल ऑफ JNK-UT। अब ये एडवोकेट जनरल क्या होता है, देखिए ये गवर्नमेंट में जैसे इंडिया का भी है और उसी के साथ साथ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया भी होता है, और हर स्टेट या UT का अपना एडवोकेट जनरल होता है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई केस
फाइल होता है तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन करता है, एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करता है। और एडवोकेट जनरल के साथ साथ डिप्टी एडवोकेट्स भी होते हैं, डिप्टी एडवोकेट जनरल्स भी 2-3 होते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम अगर देखेंगे तो डीसी राणा साहब J&K गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल हैं, ठीक है। अब एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट LG करता है, और स्टेट में कौन करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसको अपॉइंटमेंट आप याद रखिएगा, कौन अपॉइंट करता है, LG अपॉइंट करता है। और सेक्शन कौन सा डील करता है इसके साथ, सेक्शन 79 डील करता है J&K UT का एडवोकेट जनरल को, और अपॉइंट कौन करता है इसको, LG ऑफ J&K UT, ठीक है। तो ये एडवोकेट जनरल क्या होता है, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट्स में, ठीक है। कोई भी अगर केस, जैसे अभी रिसेंटली JK PSI का केस चल रहा है, तो JK PSI का जो केस चल रहा है कोर्ट में, एक साइड से आपने देखा है उस पर विंकल शर्मा ने वो केस डाला हुआ है, तो जो नेक्स्ट उसमें पार्टी है वो JK SSB है, ठीक है, जो रिस्पॉन्ड कर रही है। अब JK SSB क्या है, ये स्टेट का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। जब फर्स्ट जजमेंट आई थी तो उसमें एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था, तो दूसरे दिन ये DV में चले गए, DV में जब गए डबल बेंच में, तो उसमें क्या था, सॉरी डिवीज़न बेंच में गए, तो उसमें रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, DC राणा जी, ठीक है। DC राणा जी JK SSB की तरफ से रिप्रेजेंट। अब क्यों JK SSB की तरफ से ये DC राणा साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि ये एडवोकेट जनरल थे J&K UT के, और ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे, अब क्योंकि JK SSB गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इनके बिहाफ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और फिर जो इंटर में आर्डर पास किया था कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं है, इस पर स्टे है, आप एग्ज़ाम के साथ कंटिन्यू कीजिए, बाकी अलबत्ता फाइनल रिज़ल्ट हम बाद में जब कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट आएगी उसके साथ देखेंगे, ठीक है। तो होप आपको एडवोकेट जनरल अच्छे से समझ आया होगा। अब पार्ट 10 है। अब ये पार्ट 10 बेसिकली डिस्कस करता है जो एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है J&K UT में और लद्दाख UT में, जो रेवेन्यू आ रहा है और जो खर्चा हो रहा है उस बारे में ये डिस्कस करता है। तो पार्ट 10 आप सिंपल याद रखेंगे, जो किसके रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, 2 UTs के बीच में, ठीक है, जो पहले एक रेस्टवाइल स्टेट ऑफ J&K थी। सेक्शन 80 कहता है कि जो एक्सपेंडिचर है J&K UT का, इसका पावर किसको देता है, ये LG को, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी J&K UT विद लेजिस्लेचर है इसलिए देता है। लेकिन सेक्शन 81 लद्दाख के बारे में जो कहता है एक्सपेंडिचर का, वो कौन अथोराइज करेगा, वो प्रेसिडेंट अथोराइज करेगा। क्यों प्रेसिडेंट अथोराइज करेगा, क्योंकि जो लद्दाख UT है वो विदाउट क्या है, विदाउट लेजिस्लेटिव असम्बली है। जैसे चंडीगढ़ है हमारी, दादर नगर हवेली, दमन दीव है ना, तो इन सारे केसेस में कौन अथोराइज करता है एक्सपेंडिचर को, प्रेसिडेंट। तो सेक्शन 81 सेक्शन 80 दो सेक्शन आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखेंगे। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कौन सा सेक्शन डील करता है, और ये भी पूछ सकते हैं किसको पावर दिया जाता है। तो J&K UT के रिलेटेड LG जी को, और जो UT जो भी UT चाहे लद्दाख हो जो भी हो, उनके रिलेटेड किसको दिया जाता है पावर, प्रेसिडेंट को। तो सेक्शन 80 और 81, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 82 है, रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ J&K स्टेट UT। तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ रिपोर्ट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनका प्रोसीजर बताया गया, वो रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, फिर कैसे पेश करनी है, किसको देनी है ना, जैसे ऑडिट रिपोर्ट हमने ऊपर भी डिस्कस, किसी तरह और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं अकाउंट के रिलेटेड, उनके रिलेटेड प्रोसीजर डिटेल दिया गया है। तो सेक्शन 82 नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन 83, अब देखिए सेक्शन 83 इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सेक्शन 83 इम्पॉर्टेंट क्यों रहने वाला है मैं आपको बोलता हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करता है। अब देखिए पहले लद्दाख और J&K एक ही स्टेट थे, अब यहाँ पे स्टेट्स की कुछ PSUs हैं, ठीक है। PSUs आप समझ सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे उसमें एक टूरिज़म डिपार्टमेंट है, टूरिज़म डिपार्टमेंट के होटल्स वगैरह हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना, जो SRTC है, या और गवर्नमेंट्स की बहुत सारी ये क्या बोलते हैं PSUs हैं जो दोनों जगह पे काम कर रही हैं। अब इनसे जो रेवेन्यू आएगा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, तो उसके रिलेटेड जो प्रोसीजर है रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो सेक्शन 83 में दिया गया। ये सेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ये सेक्शन आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं पार्ट 11 पे, अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है।
अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब सेक्शन 84 जो है इसका, जो सेक्शन 84 है, एक ही सेक्शन है इसमें, वो डील करता है विद एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट। ये पार्ट हम कैसे एप्लीकेबल होगा कि हम अब देखते हैं एसेट क्या है और लायबिलिटीज़ क्या हैं। जैसे जो बच्चे फ़ा के लिए पढ़ रहे हैं उनको एसेट और लायबिलिटीज़ का अच्छा खासा कंसेप्ट होगा, तो आपको भी, मैं जो फ़ा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, एसेट्स किसी गवर्नमेंट की कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी PSUs है ना, वो उसका एसेट्स हैं, ठीक है, वो उसका क्या है, एसेट्स हैं। सिंपली आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो भी है वो उसके एसेट्स हैं। अब लायबिलिटीज़, अब गवर्नमेंट ने जो भी अपने एसेट्स बनाए हैं, मे भी उन्होंने कहीं से लोन लेके बनाए होंगे, है ना, कहीं से लोन लिए होंगे, तो वो उनको लायबिलिटी है, जो उनको पे बैक करनी है वो लायबिलिटी है। अब देखिए, जैसे हम रीसेंट एग्जांपल एक लेते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज़ की। आपने झेलम नाम सुना होगा, झेलम सीमेंट का। झेलम सीमेंट ये एक PSU थी जो प्राइवेटाइज कर दी गई है, इसकी यानी बोली लगा दी है गवर्नमेंट ने, इसको अपना फंक्शन डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है, यानी इसका जो PSU स्टेटस था वो ख़त्म कर दिएगा। अब इसके एसेट्स गवर्नमेंट बेच देगी, यानी प्राइवेटाइज कर देगी। अब क्या हो गया, झेलम जो PSU थी सीमेंट की, बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी थी ये, खरीव एरिया में, ये बंद क्यों करनी पड़ी, क्योंकि इसके जो एसेट्स थे, ठीक है, अब इन एसेट्स को मेंटेन करने के लिए जो लायबिलिटीज़ थी ये डबल हो रही थी, है ना। अब देखो, हम एसेट्स बनाते हैं, किससे एसेट बनाते हैं, जो कैपिटल होती है, ठीक है, हम कैपिटल यूज़ करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट यूज़ करके क्या बनाते हैं, एसेट्स। अब जब हमें पैसा कम पड़ जाता है तो हम क्या राइज करते हैं, लोन, हम लोन लेते हैं तो एसेट्स बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम सिंपल टर्म में लोन कहते हैं, कर्जा। अब ये लोन क्या हो जाते हैं, ये हमारे लिए लायबिलिटीज़ बन जाती है, ठीक है। अब लायबिलिटीज़ दो तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, जो एक ईयर के अंदर आपको वापस पे बैक करनी होती है, और लॉन्ग टर्म जो 1 साल से ज़्यादा, 10 साल, 20 साल, जो भी टाइम पीरियड रहेगा, यानी 1 साल से ज़्यादा उनका टाइम पीरियड होता है। अब जो झेलम PSU थी सीमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, अब इसकी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ थी ये पे बैक नहीं कर पा रही थी, ये लायबिलिटीज़ डे बाई डे बढ़ती जा रही थी, जिसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको वाइंड अप कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको वाइंड अप कर दिया, इसकी फंक्शनिंग बंद कर दी और इसको सेल करने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बोल दिया गया, ठीक है। तो इसी सिलसिले में ये पार्ट डील करता है किसके साथ, एसेट एंड लायबिलिटीज़, जो दोनों यूटीज़ के हैं, JNK की और लद्दाख, दोनों यूटीज़ क्या एसेट एंड लायबिलिटीज़ में क्या शेयर रहेगा। अब जैसे झेलम PSU डिसइन्वेस्टमेंट हुई, उसका कुछ जो एसेट्स गवर्नमेंट बेचेगी उसका कुछ शेयर लद्दाख को भी जाएगा, क्योंकि ये जो PSU जब बनाई गई थी उस टाइम लद्दाख JNK का पार्ट था। अब जब इसके एसेट्स सेल होंगे तो उसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें कुछ शेयर लद्दाख यूटी को भी दिया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 84 इसके साथ डील करता है, इंपॉर्टेंट है, आप एक ही सेक्शन है, एक ही पार्ट है इसका, पार्ट 11 आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करते हैं, पार्ट 12 है इसका, प्रोविजन एज टू सर्टन कोऑपरेटिव एंड एनी अदर मैटर, कॉरपोरेशन सॉरी। तो ये डील करता है बेसिकली जो कॉरपोरेशंस हैं ना, और कोई भी अदर रिलेटेड मैटर है उसके रिलेटेड, जैसे कॉरपोरेशंस हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं ना, उसके रिलेटेड। तो सेक्शन 85 किसके बारे में बोलता है, एडवाइजरी कमेटी के बारे में, किसके बारे में, एडवाइजरी, जो मतलब एडवाइस देती है गवर्नमेंट को किसी चीज़ पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई आर्डर एस्टेब्लिश वन और मोर एडवाइजरी कमेटी विद इन ए पीरियड ऑफ 90 days फ्राम द अपॉइंटेड डेट टू सॉल्व वेरियस इशू ऑफ रेस्टवाइल स्टेट ऑफ JNK स्टेट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया सेक्शन 85 के अंडर, ठीक है, क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एडवाइजरी कमेटी बना सकती है, कोई भी अगर स्टेट का मैटर है, कोई भी इशू है स्टेट का, तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद इन 90 days, क्या अपॉइंट करेगी, एक एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट करेगी। कोई भी अगर इशू होगा जो एस्टवाइल स्टेट ऑफ JNK के रिलेटेड था, उस इशू को सॉल्व कैसे किया जाएगा, चाहे वो लद्दाख का इशू है या JNK यूटी के इशू है, तो उस इशू को सॉल्व किया जाएगा। तो उस सिलसिले में जो एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी वो पावर किसको दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ लिखे जा रहा हूँ, कौन सा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, सेक्शन 85, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे सेक्शन 86,
तो ख़ास तो इसमें कुछ नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं साथ साथ आपको बोलता जा रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे है तो हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो टेम्परेरी प्रोविजन फॉर सर्टन एग्जिस्टिंग रोड ट्रांसपोर्ट परमिट, अब इसमें कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस रखे गए हैं रोड परमिट के साथ। आपको पता है जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ होती हैं ना, ट्रांसपोर्ट, एक तो जो हम यूज़ करते हैं कार वगैरह, बाइक्स वगैरह, ये कौन सी होती हैं, प्राइवेट गाड़ी, इनकी जो नंबर प्लेट होती है आप देखेंगे वाइट कलर में होती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ होती हैं उनकी नंबर प्लेट येलो कलर में होती है। अब इनको एक परमिट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, परमिट दिया जाता है, वो आई थिंक हर साल, 1 साल के लिए आई थिंक होता है, 1 साल के लिए वो परमिट दिया जाता है, जिससे इनका रूट तय किया जाता है ये किस किस जगह पे जा सकती हैं। जैसे अगर किसी गाड़ी को ऑल इंडिया परमिट है, फॉर एग्जांपल आप ट्रक लीजिए, तो उसको ऑल इंडिया परमिट इशू कर दिया गया है श्रीनगर या जम्मू आरटीओ के द्वारा, तो वो इंडिया की किसी भी स्टेट में जा सकती है। लेकिन अगर उसके बरक्स किसी गाड़ी को सिर्फ जे के स्टेट का परमिट दिया गया है, तो जे के स्टेट के बॉर्डर के बाहर जाके माल नहीं ला सकती है, बल्कि जे के स्टेट की बाउंड्रीज के अंडर ही रहेगी। इसी तरह अगर किसी गाड़ी को 2 स्टेट का या 3 स्टेट का परमिट है, तो वो उन्हीं 2 या 3 स्टेट्स में जा सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा गाड़ियों पे जैसे लिखा, मैक्सिमम ट्रक्स के आगे लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, ठीक है, या कुछ के आगे लिखा होता है नॉर्थ ईस्ट परमिट, है ना, यानी वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जा सकती हैं, या कुछ के आगे लिखा होता है नॉर्दर्न इंडिया परमिट, यानी जो नॉर्दर्न इंडिया की स्टेट्स हैं उनमें ही जा सकती हैं, इसलिए वो लिखवाया जाता है उन पर। ठीक है, तो इसमें कुछ टेम्परेरी प्रोविजन रखे गए रोड परमिट्स के रिलेटेड, तो सेक्शन 86 इसके साथ डील करता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे सेक्शन 87, स्पेशल प्रोविजन एज टू इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स के रिलेटेड प्रोविजंस हैं कुछ, वो किस में डाले गए हैं, सेक्शन 87 में। तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इनकम टैक्स के रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 87 उसके साथ डील करता है। ठीक है, सेक्शन 13 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहने वाला ये सेक्शन, इसमें एक सॉरी पार्ट 13 इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इसमें, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स के बारे में है, सर्विसेज के बारे में, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। सेक्शन 88 क्या डील करता है, ये प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज। जो ऑल इंडिया सर्विस हैं जैसे आईपीएस है, आईएएस सर्विस कैडर के जो भी लोग आते हैं, उनकी सर्विस के रिलेटेड जो प्रोविजंस होंगे वो सेक्शन 88 में रखे गए हैं। तो इनको जो रेगुलेट करता है हमारा राज्यसभा, तो इसके रिलेटेड जो जे में ऑफिसर्स आएंगे उनके रिलेटेड जो प्रोविजंस रखे गए हैं वो सेक्शन 88 में डाले गए हैं। ठीक है, सेक्शन 89, और इसी के बाद आप देखेंगे कि जे के जो स्टेट कैडर था आईएएस या आईपीएस का, वो मर्ज किया गया AGMUT कैडर के साथ। ठीक है, तो ये यूटी हो गया ऑल यूनियन टेरिटरी कैडर, है ना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड गोवा, इनका ये एक ही कैडर है। ठीक है, यानी अब जिस भी आईएएस या आईपीएस या कोई भी सेंट्रल सर्विस बंदे को IGMU2 कैडर मिलेगा, वो इनमें से किसी स्टेट में भी कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर एंड यूटी, जितने भी हमारे यूटी हैं उनका कैडर मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 89 डील करता है प्रोविजनल्स रिलेटिंग टू अदर सर्विस, जो अदर सर्विसेज होंगी स्टेट की ऑल इंडिया सर्विसेज को छोड़ के, जैसे जिसमें JKSSB एग्ज़ाम्स लेती है जिनके, या JKPSC लेता है, यानी स्टेट सर्विसेज की बात बेसिकली हम करेंगे। तो स्टेट सर्विस के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 89 में, दोनों सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, ये दोनों आप याद रखेंगे। देन हमारा सेक्शन 90 आता है प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्विस अदर प्रोविजंस। तो और कोई अगर प्रोविजंस हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला, सेक्शन 88 और 89 आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, सेक्शन 91 डील करता है किसके साथ, प्रोविजन एज टू कंटिन्यूस ऑफ ऑफिसर इन सेम पोस्ट। अब देखिए, जब यहाँ पे स्टेट थी तो स्टेट कैडर था, जे कैडर अलग हुआ करता था, उसके बाद जब बाइफर्कुरेशन हुआ यूटी का, तो जो बंदे यहाँ थे जैसे आईपीएस थे, आईएएस थे, वो जिस पोस्ट पे थे उसी पोस्ट पे वहीं पे कंटिन्यू कर रहेंगे उनका चेंज नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई आईएएस सीनियर आईएएस की पोस्ट पे है तो वो सीनियर आईएएस की पोस्ट पे ही अपनी सर्विस कंटिन्यू, अगर कोई JKAS है तो वो उसी पोस्ट पे कंटिन्यू करेगा एज पर सीनियरिटी। ठीक है, तो नॉट मच इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।
प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज ऑफ PSU ETC सेक्शन 92 इम्पॉर्टेंट, हमने ऊपर भी PSU डिस्कस किए। सेक्शन 92 है, ये जो प्रोविजंस होगी किन एम्प्लॉइज़ के लिए, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे क्या किया J&K स्टेट ने, अब पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना, तो उनके जो एम्प्लॉइज हैं पहले PSUs है, स्टेट अंडरटेकिंग कंपनी है, तो इनके रिलेटेड जो प्रोविजंस डाले गए हैं PSUs एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड वो सेक्शन 92 में डाले गए हैं। ठीक है, अब अगर सेक्शन 93 पे हम जाएंगे तो प्रोविजन फॉर J&K पब्लिक सर्विस कमीशन JKPSC। तो JKPSC जो जूनियर स्केल ऑफिसर्स को स्टेट लेवल सर्विस में इंट्रोड्यूस करती है, जो गैजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है, उसके रिलेटेड प्रोविजन डाले जाएंगे सेक्शन 93 में। ठीक, होप आपको तक सब समझ आया होगा। तो सेक्शन 14 लास्ट सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें क्या है, इसमें कुछ डाले गए हैं लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। ठीक है, तो सेक्शन 94 से लेके 103 तक डील करता है किसके साथ, लीगल और मिसलेनियस प्रोविजंस के साथ। तो ये इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे सेक्शंस, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं रखी है इसकी। तो आपको इतना याद रखना है, पार्ट अगर आपको पूछेंगे तो पार्ट 14 पूछेंगे किस बारे में है। ठीक है, और अगर आपको इनमें से कोई सेक्शन आ भी जाता है तो आप गेस वर्क पे भी यहाँ पे वहाँ दे सकते हैं एलिमिनेशन प्रोसीजर पे, क्योंकि अगर इस रिलेटेड कोई होगा लीगल या मिसलीनियस प्रोविजन के रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन होगा जो 94 से 103 के बीच में होगा, तो आप वहाँ गेस वर्क पे भी कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन आपका ठीक जाएगा। तो ये था हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसकी एक अमेंडमेंट है जो 2021 में लाई गई, जिसमें ये जो केडर मर्ज किया गया था स्टेट का किसके साथ यूटीज़ के साथ, है ना, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। और कल की हमारी जो डिस्कशन रहने वाली है वो कुछ इंपॉर्टेंट चेंज जो लाए गए हैं, सेंट्रल एप्लीकेबल किए गए हैं J&K यूटी में, उनके बारे में हम थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेंगे। और देन डिलिमिटेशन कमीशन, अब वो अलग टॉपिक है, लेकिन अब उसके प्रोविजंस जो लिए गए हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स के अंडर से ही लिए गए हैं। क्यों, क्योंकि 2026 तक तो डिलिमिटेशन फ्रीज है, लेकिन यहाँ पे हुई किसके अंडर वो हुई, कहाँ से पावर ली है उसने, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको पूरी तरह से समझ आया। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है, कोई भी डाउट रहता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, हम हर एक को जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, बाय बाय।